नमस्कार साथियों। ये हमारा भारतीय संविधान लेक्चर सीरीज का 12वां भाग है और इस भाग में हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो सबसे पहले अपन बात ये करते हैं कि ये अनुसूचियां होती क्या हैं। संविधान के मुख्य भाग अनुच्छेद होते हैं जिसमें संविधान के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख होता है। अब किसी भी अनुच्छेद को विस्तार कैसे करना है, अनुच्छेद का विस्तार किस प्रकार से संभव है, हमारे भारत के संविधान निर्माता एक्चुअली कहना क्या चाहते थे, उन अनुच्छेदों की जो भाषा है वो काफ़ी ज़्यादा क्लिष्ट और अस्पष्ट है। न्यायपालिका जब भारतीय संविधान को एक्सप्लेन करने का प्रयास करती है तब अनुच्छेद को अनुसूचियों के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है तो उसका अर्थ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। चलिए अब अपन देखते हैं भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची को। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची, तो इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। कितने? 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। इसी के तहत 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को एनसीआर या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी घोषित किया गया था। ठीक है, तो जब भी कोई नया स्टेट बनता है या कहना चाहिए नया संघ शासित क्षेत्र बनता है तो इस अनुसूची में भी परिवर्तन कर दिया जाता है। फिर अपन देखते हैं द्वितीय अनुसूची के लिए, तो इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। काय का उल्लेख है बेटा? भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनको प्राप्त होने वाली वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। अब इस अनुसूची के तहत कितने पदाधिकारियों का नाम दिया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषद जो राज्यों में होती है, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के विभिन्न न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, इन अधिकारियों का नामोल्लेख हुआ है किसमें? द्वितीय अनुसूची में। तो द्वितीय अनुसूची के तहत किन चीजों का प्रावधान है? ये जितने भी पदाधिकारी हैं इन विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है बेटा किसमें? द्वितीय अनुसूची में। अब अपन बात करते हैं तृतीय अनुसूची की कि तृतीय अनुसूची में किस प्रकार का प्रावधान है। तो इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ, जो विभिन्न पदाधिकारी हैं जब वो अपने पद को धारित करते हैं तो पद धारण के समय कौन सी शपथ लेते हैं उसका उल्लेख है। ठीक है, तो इसमें भारत के विभिन्न मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का उल्लेख किया गया है कि इनको किस प्रकार की शपथ लेनी होती है अपने पद ग्रहण करते समय। फिर अपन देखते हैं चौथी अनुसूची कि चौथी अनुसूची क्या कहती है। तो इसमें विभिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है कि कौन सा स्टेट कितने सदस्यों को राज्यसभा में चुनकर भेजेगा, उसका उल्लेख मिलता है किसमें? चौथी अनुसूची में। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं पांचवी अनुसूची की। तो पांचवी अनुसूची में भारत के अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत में जो ऐसे क्षेत्र हैं जिनको राष्ट्रपति ने अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया है, उन अनुसूचित क्षेत्र और विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली जो जनजातियां हैं उनका प्रशासन किस प्रकार से किया जाएगा, इसका उल्लेख मिलता है किसमें? पांचवी अनुसूची में। फिर अपन बात करते हैं छठवीं अनुसूची की। तो जो विशेष जनजातीय क्षेत्र हैं भारत के, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में है। पंचम अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का उल्लेख करती है
जबकि छठवीं जो अनुसूची है ये जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, जो जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र हैं कौन कौन से, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, का विवरण हमको मिलता है किसमें, छठवीं अनुसूची में। फिर अपन बात करते हैं सातवीं अनुसूची की। तो सातवीं अनुसूची एक्चुअली रिलेटेड है केंद्र और राज्य के संबंधों से, क्योंकि इसमें 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख है। संघ सूची, जिस पर नियम और कानून बनाती है कौन, केंद्र सरकार। राज्य सूची, जिस पर नियम और कानून बनाएगी राज्य सरकार। और फिर होती है एक समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख मिलता है किसमें, सातवीं अनुसूची में। ठीक है, तो इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है तथा सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के वाले अधिकारियों का भी उल्लेख है। ठीक है, कि केंद्र और राज्य के सरकारों के पास पास कौन कौन से ऐसी चीजें हैं या ऐसे आधार है जिसके आधार पर वे कर लगा सकते हैं। 3 प्रकार की सूचियां हैं, इनमें सबसे पहले है कौन सी, संघ सूची। तो आइए समझते हैं संघ सूची क्या कहती है। तो इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। तो संघ सूची में जितने भी विषय हैं उन विषयों पर कौन कानून बनाएगी, केंद्र सरकार। संविधान लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। कितने थे, 97 विषय थे, परंतु वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। संविधान संशोधन के तहत कुछ विषय इसमें और जोड़े गए। तो संविधान लागू होते समय कितने विषय थे, 97, लेकिन वर्तमान में कितने विषय हो गए हैं, 100 विषय। अब इस संघ सूची के जो इंपॉर्टेंट विषय हैं वो है देश की प्रतिरक्षा। देश की रक्षा कैसे करनी है, जो डिफेंस है पूरा, वो भी किसके अंडर में है, केंद्र के। विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक एवं तार व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट विषय हैं जो किसके पास रहेंगे, हमेशा केंद्र के पास। और इस पर नियम और कानून भी कौन बनाएगी, केंद्र सरकार। अब अपन बात करते हैं किसकी, राज्य सूची की। तो इसमें ऐसे विषयों का उल्लेख है जिस पर नियम और कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। तो इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। कौन बनाता है बेटा कानून, सिर्फ राज्य सरकार। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। यदि राज्य सूची का कोई विषय बहुत जरूरी है या बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस पर कानून बना सकती है कौन, राज्य सरकार, उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके। संविधान लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे, परंतु वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। संविधान लागू होते समय कितने थे, 66, और अब कितने विषय हैं, 61 विषय हैं। जैसे शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, न्याय विभाग आदि, ये सभी इंपॉर्टेंट विषय किसके हैं बेटा, राज्य सूची के। फिर तीसरी सूची जो सातवीं अनुसूची में ही प्रावधानित है वो है कौन सी, समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं जिन पर नियम और कानून बना सकती है कौन, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। इस सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। इसका अर्थ यह है, यदि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने एक ही विषय पर कानून बना दिया और उनके बीच में कुछ विवाद हो गया तो इस स्थिति पर केंद्र का कानून मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है, ये प्रावधान पहले से ही है। संविधान लागू होने के समय इसमें 47 विषय थे, परंतु वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। मतलब 52 विषय ऐसे हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। जैसे दीवानी एवं फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार,
समाचार पत्र से संबंधित चीजें, श्रमिक संघ और वन आदि। क्लियर है? तो इसमें समवर्ती सूची में कितने विषय हो गए? 47 थे, लेकिन अब हो गए हैं कितने? 52। और एक ही मुद्दे पर यदि केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बना दिया तो किसका कानून मान्य होगा? केंद्र सरकार का। चलिए अब अपन बात करते हैं बेटा 8वीं अनुसूची की। किसकी? 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में उल्लेख है किसका? भाषाओं का। तो इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाएं हैं? 22। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में संविधान लागू होते समय कितनी भाषाएं हुआ करती थी? 14। लेकिन समय समय पर विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें भाषाएं जोड़ी गई। जैसे 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत सिंधी भाषा को इसमें शामिल किया गया था। तो पहली भाषा जो संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची से प्राप्त हुई है वो है कौन सी? सिंधी भाषा। 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को इसमें स्थान दिया गया। कौन कौन सी 3 भाषाएं हैं? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है। 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ और इसके तहत मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। ठीक है, कौन कौन सी? मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो, ये 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। ठीक है। इस प्रकार से वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाएं कितनी हैं? मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं। और वे 22 भाषाएं इस प्रकार हैं: असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है, ये मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। और ये याद रखने वाला बिंदु है कि अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं दिया गया है। यद्यपि मिजोरम राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी ही है लेकिन 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा को स्थान नहीं दिया गया है। फिर अपन बात करते हैं बेटा 9वीं अनुसूची की। किसकी? 9वीं अनुसूची की। तो ये 9वीं अनुसूची पहली ऐसी अनुसूची है जिसको संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में 12 हैं। तो जो शेष 4 अनुसूचियां हैं उन्हें अलग अलग संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। कौन सा है? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। काय का? राज्य के द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियां। इसका अर्थ यह है कि जैसे जन कल्याण के लिए हमारी सरकार अगर किसी की जमीन का अधिग्रहण करती है तो वो व्यक्ति कानून में उसे चुनौती नहीं दे सकता। ऐसे बहुत सारे कानून हैं कि कानून तो हैं, लेकिन जन कल्याण के लिए अगर सरकार कोई कार्य करती है तो उस कार्य को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो ये सरकारी कार्यों का एक सुरक्षा कवच है 9वीं अनुसूची। इनमें ऐसे प्रावधानों का उल्लेख कर दिया जाता है कि उसको आप न्यायपालिका में चैलेंज नहीं कर सकते। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब कोई भी विषय जो 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इसमें 284 अधिनियम हैं। कितने हैं? 284 ऐसे अधिनियमों को शामिल किया गया है कि सरकार यदि इन क्षेत्र में कोई कार्य करती है तो उसको न्यायपालिका में चैलेंज नहीं कर सकते। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों को न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, लेकिन 11 जनवरी वर्ष 2007, कब की बात है? 11 जनवरी वर्ष 2007 को संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया
कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। ठीक है, तो पहले ऐसी मान्यता थी कि कोई भी ऐसा विषय है या कोई भी ऐसा कानून है जो 9वीं अनुसूची में शामिल हो गया है तो उसको न्यायपालिका में आप चैलेंज नहीं कर सकते। परंतु 11 जनवरी वर्ष 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी समीक्षा की तो यह कह दिया कि इसको न्यायपालिका में चैलेंज किया जा सकता है। किस आधार पर? अगर यह किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं बेटा 10वीं अनुसूची की कि ये 10वीं अनुसूची क्या है। तो इसको भी संविधान संशोधन से जोड़ा गया। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इस अनुसूची को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया। तो इससे जोड़ा गया है 52वें संविधान संशोधन वर्ष 1985। ठीक है, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। जैसे कोई व्यक्ति किसी पार्टी के टिकट से जीतता है और जीतने के बाद पार्टी चेंज कर लेता है तो उससे पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है कि जीतती हुई पार्टी हार सकती है और हारी हुई पार्टी की सरकार बन सकती है, उसको कहा जाता है क्या? दल बदल। ठीक है, तो दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख मिलता है किसमें? 10वीं अनुसूची में। फिर अपन बात करें 11वीं अनुसूची की। तो इस अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची रिलेटेड हो गई किससे? पंचायती राज से। और कितने विषय हैं पंचायती राज के पास? 29 विषयों पर पंचायती राज नियम बना सकता है। फिर अपन बात करें 12वीं अनुसूची की। तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है 74वें संविधान संशोधन वर्ष 1993 से। 73वें से 11वीं और 74वें से 12वीं। और इसमें शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। जैसे बड़े शहरों में नगर निगम है, ठीक है, छोटे इलाकों में नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद हैं, तो उनको कौन कौन से क्षेत्रों में कार्य करना है उसके लिए 18 विषय यहाँ पर दिए गए हैं। जबकि पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषय हैं? 29 विषय। तो ये हैं भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां। ठीक है, थैंक यू।